तू ही तब तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि ना लेगा ये जमाना तेरा नाम, लेगा ये जमाना। I would like to thank the entire faculty of IIM Rohtak. I'm happy to meet all of you as young students from different states of the country. जो आप लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे बताना चाहूँगा कि IIM रोहतक एक बड़ी यंग इंस्टीट्यूशन है, केवल पिछले 6-7 महीने से आरंभ हुई है और अभी भी इतनी जल्दी ही इनका रैंकिंग भारतवर्ष में 7वें नंबर पर IIM में आ गया है। आज का विषय हमारा है क्रिएटिविटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हम आज डिबेट करेंगे कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। तो आइए देखते हैं हमारी टीम ने इसके बारे में कुछ एक तैयारी की है। क्रिएटिविटी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब तो कई हैं, लेकिन मतलब केवल एक। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी एक प्रक्रिया है जो नए विचार, उपाय और कॉन्सेप्ट को जन्म देती है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक कला है जिसका अभ्यास कर हम खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक क्रिएटिविटी का कोई दायरा नहीं होता। ये हर उस शख्स में होती है जो किसी काम को अलग तरीके से करना चाहता है। आप क्रिएटिव हैं या नहीं, ये खुद आप पर निर्भर करता है। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं या फिर किसी एक काम को करने की नई नई प्रक्रिया बनाते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव माने जाते हैं। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या है और कैसे हम क्रिएटिव होकर समस्याओं को समाधान में बदल सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या क्रिएटिविटी क्या है आपके अनुसार? The person who thinks out of box, something different from whatever the usual crowd thinks, he would think differently or in a reverse manner. Thinking differently or out of box thinking is creativity. Sir, creativity is just connecting things. अगर मैं एक चीज़ का concept लेके दूसरे में apply कर रहा हूँ, then that is creativity. Creativity is not just seeing things differently, it is transferring them into a form which can be seen by others. आज हमारे बीच में कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक सड़क के ऊपर लंदन शहर में ब्लाइंड बॉय वो बैठा हुआ था, उसने अंधा था, तो उसने एक प्ले कार्ड लिख के रखा था, आई एम ब्लाइंड, आई कैनॉट सी, आई एम ब्लाइंड, प्लीज़ हेल्प। ऐसा करके उसने टांगा हुआ था अपने साथ और बैठा था। बर्तन, एक कटोरा साथ में रखा हुआ था। तो आने जाने वाले लोग एक आध कॉइन उसमें डाल देते थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कॉइन्स उसमें आ नहीं रहे थे। कोई आदमी गुजरे वहाँ से, उसने देखा कि इस बच्चे को कोई ज़्यादा आमदन हो नहीं रही है, तो पहले तो उसने अपनी जेब से एक कॉइन उसके कटोरे में डाला और फिर उस प्ले कार्ड को लेके उन्होंने उसके ऊपर कुछ लिखा। तो अचानक उस बच्चे ने भी, उस लड़के ने भी समझा कि भाई बहुत से कॉइन उसके कटोरे में आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो आदमी चल के उसके पास आया कि जॉन, हाउ आर यू नाउ। उसने उसके कदमों की आर्ट से पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जो मेरे प्ले कार्ड पे कोई लिख के गया है। उसने कहा, सर, वट एवर हूसोएवर यू आर, आपने कुछ भी लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मेरी आमदन बहुत हो गई है, पर प्लीज़ टेल मी आपने क्या लिखा। What would you write differently on this placard before I tell you? Anybody want to take a guess? It said it's a beautiful sunny day, but I cannot see it. I cannot see it. So see, लिखा तो सच्चाई उसने,
मैं अंधा हूँ, उसने कुछ अलग नहीं लिखा, उसने कोई झूठ नहीं लिखा उसमें, लेकिन उसको लिखने का तरीका connected all the people who were passing by. They connected with myself. यार ये बात तो ठीक है, and what a pity यार, this boy is not able to see. Let me help him. So this is also a creativity. So as I have understood, creativity is what connects the imagination of all of us as human beings. Creativity is create something that has not been created so far. Creativity is also to recreate a product with a better functioning, better looking, better ease of using, lesser pricing, things of that kind. Creativity is to put across some facts in a much more appealing and eloquent manner. So these are all kind of things which are, you can call them creativity. But लेकिन question ये है कि why is the creativity more prevalent? और sometime हम लोग क्या सोचते हैं कि creativity का जो area है वो मेरे business में तो नहीं है, मैं तो अनाज का काम करता हूँ या दुकानदारी करता हूँ, मुझे क्या करना, मेरे काम में कोई क्रिएटिविटी नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी तो चाहिए आर्ट्स के फील्ड में चाहिए, क्राफ्ट्स के फील्ड में चाहिए, म्यूज़िक में चाहिए, फिल्म बनाना हो तो चाहिए, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाहिए, आप लेबोरेटरी में हैं तो वहाँ पे कुछ इजाद कर रहे हैं तो वहाँ चाहिए, मेरे काम में तो नहीं चाहिए। डू यू एग्री विद दिस थिंकिंग? वेरी गुड। सो लेकिन फिर भी हमको ये तो तय करना पड़ेगा कि वहाँ पे ऐसा क्यों है ज़्यादा, क्योंकि ये जो फील्ड्स हमने अभी नाम लिए और उसमें बहुत से फील्ड और जोड़े जा सकते हैं, इनके अंदर, क्योंकि अगर आपने सेम म्यूज़िक रिक्रिएट किया और उसका थोड़ा बहुत उसका 19-20 करके किया तो नहीं चलेगा। बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, छोटी सी बात है, सारेगामापा एक जी टीवी ने शुरू किया था हमने 93-94 में। आज दुनिया भर के लोगों ने उसकी कॉपी किया, लेकिन उसके मुकाबले में कोई अभी तक नहीं कर पाया। फिल्में हैं, बहुत सी फिल्में बनती हैं, एक दूसरे के इंस्पिरेशन लेके उसको तोड़ मरोड़ के आजकल प्रोड्यूसर बना देते हैं, लेकिन वो फिल्में नहीं चलती। सो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी इज़ अ मस्ट इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स। विदाउट दैट आप उसको कामयाबी के रास्ते पे पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए इन एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में चाहिए। लाइक समबडी सेड, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वेरी डिफरेंटली। अब इसके बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिल सकते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए, क्योंकि हर प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आज आप भी फेस करते हो और आगे जाके ज़िंदगी में फेस करोगे, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके के मल्टीपल सॉल्यूशन ना हो। लेकिन जब समस्या हम हल करने लगते हैं तो आज के दिन हम क्या सोचते हैं? मोस्टली समस्या हल करने के लिए क्या सोचते हैं? वी लुक एट आवर पास्ट, पुराना कोई एक्सपीरियंस देखते हैं कि ऐसी समस्या कभी आई थी तो उसका हल कैसे किया गया था। क्यों ऐसे सोचेंगे? या किसी और का एक्सपीरियंस पुराना हुआ उसने कहीं लिखा हो, आपने कहीं पढ़ा हो, जो कि आप शायद पढ़ोगे भी अपने मैनेजमेंट बुक्स में, उसमें पता लगेगा कि सो एंड सो प्रॉब्लम बाय सो एंड सो वाज सॉल्व्ड इन सच ए वे दैट इट हैज़ बिकम ए केस हिस्ट्री टुडे। सो उसको सोच के आप अपनी समस्या का हल ढूंढने लगोगे। तो जब एक आपने किसी ने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स माने क्या? ये बड़ा बहुत बार यूज़ किया गया वर्ड है जिसको हम उसके मायने हम आज भूल चुके हैं। यूज़ ज़रूर करते हैं लेकिन भूल चुके हैं। तो क्रिएटिव कैसे हो गए आप अपनी समस्या को हल करने के लिए, ये प्रश्न है। जहाँ आपको पुराने
अपने पास्ट में जाके नहीं देखना, किसी का एक्सपीरियंस को देख के उसका हल नहीं ढूंढना. How will you be creative in problem solving? A personal method I use is first define the problem very clearly, then list out 10 ways in which you can solve it. So after you find the 10 ways, think like how can you implement it. And when you do this research, you will come across different kind of ideas, more ideas. So what I do is, I don't derive my solution from only one experience, but I collect all the experiences, either it is mine or someone else. By all the experiences, I mix some of them and I try to get a new solution for that problem. So first of all, the problem is the problem because I do not have a knowledge about it. Okay. So first I'll gain a knowledge, then see. That's very good answer, very good attitude. I was looking for this kind of answer. That problem is only problem if I take it as a problem. If I can solve it, where is the problem? Ultimately, जितनी बात हमने सुनी, उसमें भी एक चीज़ और निकल के आती है कि आपकी थिंकिंग क्या चल रही है उस समय में जब आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. That means you are thinking about that problem or that issue. If we don't take it as a problem, लेकिन issue तो है, उस issue को हल करना. लेकिन कुछ सोच जब आपकी चल रही है, उसके अंदर आप कहते हैं कि साहब एक तो मुझे practical solution चाहिए. A solution which is practical. और दूसरा मन में एक और भी बात आती है कि लॉजिकल भी होना चाहिए सोल्यूशन, और वो मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट ज़रूर अचीव करे. यही तो क्रिएटिव सॉल्यूशन है या और कुछ है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, देयर इज़ अ थर्ड वे, क्रिएटिव सॉल्यूशन. मुझे नहीं पता सही मायने में क्या है चीज़, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि ए सॉल्यूशन विच इज़ बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज लॉजिकल, which gives me the desired result, is a creative result, creative solution to my mind. वो कैसे होगा? वो मेरी समझ में दो चीज़ों से हो सकता है. क्या चीज़ें दो? कोई प्रयास करेगा आप में से? कैसे हो सकता है वो? थिंकिंग किस प्रकार से हो सकती है? सर दो तरीके ऐसे हैं कि द फर्स्ट वन विल बी अ स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस. And the second one will be the spark that you have inside of you. You can recreate it and put it in the product that you're creating or whatever. So उसको क्या कहेंगे? इंट्यूशन कहेंगे? Yes, that creative spark that you have inside of you. Okay, we will call it intuition. ये जो उसने यंग मैन ने कही ये बड़ी अच्छी है. आपकी इंट्यूशन plays a bigger role in creativity. लेकिन इंट्यूशन अगर स्ट्रोंग होगी, मजबूत होगी, तो ही वो इंट्यूशन सही होगी. अगर वो ताकतवर नहीं है तो आप वेवर करोगे, और वेवर करने में आपको सॉल्यूशन सही क्रिएटिव नहीं हो सकता. यू कैन नॉट बी क्रिएटिव थिंकर. और अपनी इंट्यूशन को मजबूत करने के लिए दो रास्ते केवल जो मैं जानता हूँ. एक रास्ता ये, अगर आपके पास जो समस्या है इस समय जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या कोई भी आप बिजनेस कहिए, कुछ भी कहिए, आप उसको करना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, ये समस्या सोच रहे हैं. थिंक इट, ड्रिंक इट, स्लीप विद इट, बी विद इट ऑल द टाइम. सॉल्यूशन कैन कम टू यू एनी टाइम. इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो केवल जब आप डेस्क पे काम कर रहे हो बैठे हुए तभी आएगा सॉल्यूशन आपके पास. आप स्नान कर रहे हो तभी भी सॉल्यूशन आ सकता है, खाना खा रहे हो तब भी आ सकता है, पिक्चर देख रहे हो तब भी आ सकता है. आपके दिमाग में वो चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ यार ये समस्या मुझे हल करना है, ढूंढना है. और दूसरा रास्ता विच कैन कम ओनली थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिविटी. तो इसलिए इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग, हमको अपने अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं होता, हम बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं. और जैसे बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है तो कन्फ्यूजन, और उसके साथ फिर टेंशन एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. I want to ask that some solutions to a problem are time tested, while other solutions might not be time tested because they are something out of the box. Then there is a risk involved. So sir, is the risk worth taking?
and how to overcome the fear of taking risk. वेरी गुड क्वेश्चन. क्या नाम है आपका? चेतना. चेतना. चेतना ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि टाइम टेस्टेड सॉल्यूशंस करेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, अगर नए क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उसमें रिस्क है. इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क? तो आप में से कौन इसका जवाब देना चाहेगा? So it is surely worth taking the risk in life, because अगर आप रिस्क नहीं लोगे वही बोरिंग लाइफ चलती रहेगी और लास्ट में अराउंड 40s 50s आपको एक रिग्रेट हमेशा रहेगा कि काश मैंने एक जस्ट ट्राई मार लिया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती. हाँ, आप अगर फेल हो गए रिस्क लेके तो कोई नहीं, ठीक है मैंने ट्राई किया था, बट अगर रिस्क लिया ही नहीं, कभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, तो बाद में जो रिग्रेट होगा वो बहुत सर हैवी हो जाएगा माइंड पे, और आपकी आगे की 20-30 साल की जो बुढ़ापे की लाइफ होगी उस पर थोड़े फर्क पड़ सकता है. अच्छा, वो आपको हमेशा फॉलो करेगी. यस. मुझे लगता है कि सर इफ़ यू डोंट टेक रिस्क देन यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन सम पर्टिकुलर सोल्यूशंस, बिकॉज अगर आप रिस्क ले रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, एंड इट माइट लीड यू टू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैड सेट आउट टू अचीव. बिकॉज मतलब the path, the risk is, I am talking at risk as basically taking a different path, and this path might help me in acquiring some more knowledge about this thing, even though I might not be able to solve it at the end through this risk, but I might be gaining something more out of that. कुछ ना कुछ और ज्ञान मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर गिर पिड़ के भी सीखोगे कुछ ना कुछ, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर. मेरा जवाब सुनिए आप. अब अगर उससे सहमत हो तो बताइएगा, नहीं हो तो भी बताइएगा. मेरा ये मानना है कि जब आप डर रहे हो रिस्क लेने के लिए, डर क्यों होता है? डर आपको आता है जब फिर आपका दिमाग पास्ट में चला जाए या फ्यूचर में चला जाए. अगर कई बार क्या होता है कि आपने डिसीजन लेना है, कुछ क्रिएटिव एक्शन लेना है आपने, तो आपका दिमाग चल नहीं यार, अगर पीछे मैंने ये ऐसा किया था, कोशिश किया था, मैं फेल हो गई थी, उसका मुझे दंड भुगतना पड़ा था. या फिर आप कहोगी अगर मैं फेल हो गई तो क्या करूँगी, माँ बाप को क्या जवाब दूंगी, इतना पैसा मैंने लगाया इस बिज़नेस में, वो चला गया तो क्या करूँगी. वो फ्यूचर में दिमाग चला गया. इसलिए मैंने कहा ना, फ्यूचर क्रिएट्स एंग्जाइटी एंड पास्ट क्रिएट्स रिग्रेट्स. ये डिफरेंस है दोनों में. तो आपका दिमाग फ्यूचर में चला गया, इसलिए आपको डर लगा. जहाँ डर लगा आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. तो मेरा ये कहना, दो ही सवाल इसके सॉल्यूशन है. एक तो अपने माइंड को प्रेजेंट में रखिए, उसको आगे पीछे दौड़ने मत दीजिए. और दूसरा, जो आपको डर लग रहा है कि फेल हो गई, तो फेलियर तो तभी है जब आप एक्सेप्ट कर लें. जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे फेलियर कहाँ है. तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा. मैं आज आपको एक बहुत ही अकम्पलिश्ड गेस्ट से मिलाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर वंदना नारंग. शी इज़ द कैंपस डायरेक्टर ऑफ NIFT, National Institute of Fashion Designing. She joined the institute in 1995, and there are so many achievements she has got. Her own research and publications are in the field of pattern making and has written several books on various activities of fashion designing, which means the master of creativity. Welcome, Dr. Vandana Narang. कुछ आप पहले बताएंगी बच्चों को. आज हम क्रिएटिविटी की जो डिस्कशन अभी तक सुन रही थी आप, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था और बहुत वेरिड व्यू पॉइंट्स थे, और अगर सबको मिला के रखा जाए तो वी डू कम very close to out of box, because there is not one single viewpoint which can be creative. It is basically to think differently, as Dr. Subhash Chandra said, to think differently, come up with a practical and a logical solution. And we should never be afraid to take risks, because if we don't take risks, we will not live. We are not living. Then we are just surviving. I think we all want to live and not survive. Very different, very big
सटल डिफरेंस, लिविंग एंड सर्वाइविंग, देयर आर टू, मे बी अंग्रेजी के मायने सेम हो सकते हैं, हाँ, लिविंग एंड एग्जिस्टेंस में क्या फ़र्क है? अंग्रेजी का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क निकलेगा, लेकिन रियल में बहुत मायने फ़र्क है जी। And I would just like to add one little thing to his thinking, that we should not be a football to other people's opinion. We are scared of failure because we think what others will think about it. Don't think what others will think about it. Be very sure of what you think you want in life. Very good. मैडम ये बताइए कि आप कोई इंसिडेंस बता सकेंगी मेरे खासकर दर्शकों को, आपका कोई क्रिएटिव एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ फील किया हो, जो आपने अपनी पीठ थपथपाई हो कि वाह मैंने बड़ा, वंदना बड़ा अच्छा काम किया? मैं पिछले 32 साल से पढ़ा रही हूँ और मैंने फैशन डिज़ाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैथ्स और इकोनॉमिक्स में की और मैं आगे कंप्यूटर्स में जाना चाह रही थी, लेकिन घर में किसी एक बड़े ने कहा मेरी माँ से कि इसको बीएड करा दो। मैंने कहा पढ़ाना कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। तो मैंने अपने फादर को बोला मुझे फ़ैशन डिज़ाइन करने दो, और मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब शायद निफ्ट भी नहीं था। 1984 में मैंने फ़ैशन डिज़ाइन में डिप्लोमा किया और ज़िद में अड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया। खैर पढ़ाते पढ़ाते हम लोग के यहाँ जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ पैटर्न मेकिंग है, जिससे कपड़े कैसे फिट आते हैं, कैसे कटते हैं। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को। और विदाउट वेस्टेज के, ये स्पेशलिटी है उनकी कि उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो ये एक फील्ड ऐसा है जो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे पुरुष करते हैं, और जब भी पढ़ाने की बात आती थी और एक महिला पढ़ा रही हो तो बहुत मुड़ के कहा जाता था ओह इसको क्या आता होगा। लेकिन मैंने कभी उससे अपने आप को हार नहीं मानी। खैर मैं पढ़ा रही थी और मैं रेगुलर निफ्ट के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही थी, इवनिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, और जो मैं पढ़ा रही थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हमारा पुराना तरीका ये होता था जो हम अंग्रेज़ों से सीखे थे हम वही लगाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कटा हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता था। हम लोग धोती, साड़ी, लुंगी, मुंडू इस तरह के कपड़े, उतरिया अंतरिया पहनते थे। इसलिए हमने ट्रेडिशनली आज से 200 साल पहले जो पैटर्न काटने सीखे हैं वो अंग्रेज़ों से सीखे, और हमें ऐसे सिखाया गया कि ए से बी चलेंगे, क से ख चलेंगे, और ये ऐसा ही होता है। पढ़ाते पढ़ाते उस क्लास में मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं पढ़ा रही हूँ इन बच्चों से मुझे रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। उस दिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने अपने दिमाग से एक पैटर्न बनाना शुरू किया, और उसी क्लास में उनको, वो 30 जने थे, तो मेरे पास वो रिसर्च के जैसे सैम्पल बनाने के लिए वो तैयार थे, तो उन सब से मैंने वो बनवाया और वो 100% परफेक्ट फिट आया एक ड्रेस फॉर्म पे। वो दिन, वो चीज़ मुझे आज भी लगता है, और आई थिंक उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था पढ़ाने में। तो बताइए आपके प्रश्न डॉक्टर वंदना नारंग से। हमको बचपन से ही किताबों से रटना सिखाया जाता है, किताबों से पढ़ना, मतलब किताब से ही जो लिखा गया है वही पढ़ के फिर उसी को ही आगे बताना सिखाया जाता है। तो क्या उसमें हमारी क्रिएटिविटी लॉस नहीं होती? आपने एक ऐसी बात कही जो मैं बहुत दिन से कह रही हूँ कि हमारे CBSE सिस्टम में सिर्फ रट्टू तोता बनाते जा रहे हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर चंद्रा और मैं उस जनरेशन के लोग हैं जहाँ पे ट्यूशन और कोचिंग पे जाना शर्म की बात होती थी। शर्म की बात आज एक मजबूरी है, और आज अगर कोई जना ट्यूशन पे नहीं जाता तो उसको लगता है कि उसके माँ बाप उसके साथ नाइंसाफ़ी करें। जी बिल्कुल सही, हमारी एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग पावर हमारी एजुकेशन सिस्टम में ख़त्म होती जा रही है। रोट लर्निंग से क्रिएटिविटी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है जो आप शायद चाहें तो कर सकते हैं। आप सबको अगर 4 चीज़ें घर में मिलें और आपको बोला जाए इससे कुछ खाने को बनाओ, आलू, आटा, चीनी, नमक, शायद आप घी या तेल जो भी आप चाहें, और आप मानेंगे मैंने एक क्लास में ये पूछा तो तकरीबन
80% लोगों ने कहा आलू का परांठा। शायद 2 या 3 थे जिन्होंने अलग डिश सोची। सिर्फ इसी से शुरू करके देखिए, क्रिएटिविटी हर चीज़ में आ जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर नारंग, मैं एक फिर भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे का या बच्ची का जो बचपन से अंदर से जो टैलेंट रहता है, जो विच दे आर बोर्न विद, वो कहीं ना कहीं फिर भी उनकी क्रिएटिविटी को मरने नहीं देता। लेकिन उसको पहचानने की आवश्यकता ज़रूर है। टीचर को, पेरेंट्स को, किसी न किसी को पहचान के उसको एनकरेजमेंट देने की आवश्यकता है। और जैसे सर ने कहा, क्रिएटिविटी मरती नहीं है, इसलिए हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको हम क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड वी जज देम। उनको इस बात पे देखते हैं कि कैसे अपने से डिफरेंटली सोच रहे हैं। एक बार का सवाल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बार हमने पूछा था, थ्रू टूथ ब्रशेस प्लीज डिपिक्ट इंजीनियर, डॉक्टर, कुक एंड समथिंग एल्स। 5 टूथ ब्रशेस से एक स्टूडेंट को दिखाना था कि ये इंजीनियर का टूथब्रश है, ये डॉक्टर का टूथब्रश है। इस तरह से हम सवाल ज़रूर करते हैं। जी, वेरी गुड। डॉक्टर नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पे आए और इसको शो की शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अब हमारे पास एक ऐसी महिला हैं जिनको हम एक चेंज मेकर के रूप में कहते हैं। अब मैं मिलाता हूँ आपको मिसेस सुमन सोंथलिया जी से। शी इज़ फाउंडर ऑफ आकृति आर्ट क्रिएशंस, और अभी उनसे ही जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने लाइफ के हालात में, जब इनकी शादी हो गई, शायद मुझे लगता है कलकत्ता में हुई होगी, वहाँ से इनको जब किसी कारण से दिल्ली आना पड़ा तो इन्होंने देखा कि क्या किया जाए, और इन्होंने फिर ये आकृति आर्ट क्रिएशन की शुरुआत की, ये सोच के कि महिलाओं को हेल्प करना चाहिए ताकि वो औरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और ये 1998 में इन्होंने शुरू किया। तो लेट अस वेलकम सुमन जी सोंथलिया ऑन दिस शो। सुमन जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं उससे पहले लेट अस सी, आपके बारे में हमारे लोगों ने कुछ एक पैकेट तैयार किया है। मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है सफलता का सही रास्ता चुनना। हमारे देश में रूढ़िवादी सोच के कारण कई महिलाएं सपने देखना छोड़ देती हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। सुमन सोंथालिया इन महिलाओं का दर्द समझती है। कोलकाता के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मी सुमन के लिए भी अपने सपने पूरे करना मुश्किल था, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करती रही। शादी के बंधन में बंधने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बीइंग एज ए पेरेंट्स, क्यों हर समय अगर बच्चों ने कुछ मांगा है तो मुझे उसके पापा से मांग के देना पड़े? मैं भी तो मदर हूँ, तो ऐसा कुछ क्यों ना करूँ कि मैं खुद अर्न करूँ, और जब बच्चे मेरे से मांगे तो मुझे उसके पापा से पूछने की या परमिशन लेने की या मांग के देने की जरूरत नहीं हो, मैं इमीडिएट इनको दे सकूँ। परिवार की ओर से प्रोत्साहित किए जाने के बाद आपने आकृति आर्ट क्रिएशंस की नींव रखी और हस्तशिल्प व्यवसाय में नाम कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। व्यवसाय के साथ आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक पहल की। आपने ऐसे घरों की तलाश की जहां महिलाएं अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। हमारे समाज में जहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और तब भी मिलता नहीं है मनचाहा, तो मैंने कहा अब उन महिलाओं को भी हम सेल्फ डिपेंड बनाएं जिनके पास में कुछ हुनर नहीं है, या है भी तो वो उनके पास में कोई माध्यम नहीं है जिससे वो ये जान पाए कि हम क्या करें। सफल एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ आपने समाज सुधारक के रूप में भी अपनी एक छवि बनाई, जिसके लिए आपको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। आपने साबित कर दिखाया है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो सुमन जी, ये बताइए
कि आपने अभी तक 2 से 2,500 महिलाओं को ट्रेन किया और ट्रेनिंग करते करते साथ साथ उनको पैसा भी देती रही, उनको देती थी। 170 रुपये रोज के हम उनको देते हैं ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान भी देते हैं। हाँ, ताकि वो आराम से आ सके, उनके ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उनके लिए आना आसान हो, और जो डेली की उनकी ज़रूरत है 100 रुपये वो भी उनको मिले, तो ताकि वो काम सीख सके। बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि आप ट्रेनिंग भी दे रही हैं उनको और साथ में उनको कुछ ना कुछ पैसा भी दे रही हैं। तो और अभी आपके पास 250 महिलाएं रेगुलर काम कर रही हैं। बिल्कुल। बताएंगी मुझे कितना पैसा कमाती हैं? मैं ये काम कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं किया। अच्छा, वेरी गुड। मेरी हमेशा से सोच रही है। देखिए, मैंने ये प्रश्न जानबूझ के पूछा उनसे ताकि ये हम सब के सामने और हमारे दर्शक जो सामने बैठे हैं उनके सामने भी आए कि मिसिस सोंथलिया ये काम, हालांकि ये फाउंडेशन बड़ी कामयाब रूप से चल रही है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए नहीं करती है। तो ये सोच कब आई और इसमें आपको समस्याएं क्या क्या आई आपके जब सामने? शुरुआत में जब मैंने इस काम को शुरुआत की थी तो मेरे पास में बहुत सारी समस्या थी, और बेसिकली मेरे पास में किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी एक क्रिएटिविटी थी, उस क्रिएटिविटी को लेके मैंने अपने काम की शुरुआत की थी। तो अभी कुछ समय पहले आप लोगों की एक डिबेट चल रही थी कि भाई सफलता का डर है, हम फेलियर नहीं हो जाए। मेरे पास तो कोई सफलता थी नहीं, तो मुझे फेलियर का भी डर नहीं था। तो मैं बिना डरे कुछ भी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं और न बताने के लिए था कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं चुपचाप अपना काम करती जा रही थी और ये सोच के करती जा रही थी। और कभी मैंने हमेशा रियलाइज़ किया कि जो भी मैंने सोचा वो हो गया। कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे लगता है कि जो मेरी सोच थी वही मुझे ये सब करवा पाई है। इसलिए आप सफलता असफलता को छोड़ के सिर्फ काम करो। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे सुमन जी से? मेरा प्रश्न आप दोनों से है। सर, आपके लिए एंड मैम आपके लिए भी, आप दोनों एंटरप्रेन्योर्स हो, बट द वे हैज़ नॉट बीन दैट ईजी। So can you share some life experiences when you have lacked confidence but yet you gained the confidence along the way? देखिए, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप फेल होते हो। अगर आप फेल होते हो तभी आप कुछ नया सीखते भी हो, ये आप मानो। मेरे पास किसी मैनेजमेंट की डिग्री नहीं थी और मैंने ऐसा मैं नहीं कहूँ कि मैं हर स्टेप पे सक्सेस होती हूँ, मैं बहुत बार गिरी भी हूँ, लेकिन जितनी बार गिरी हूँ तब मुझे बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली है कि इसके पीछे कारण क्या थे, और मैं आगे उस रास्ते को बना लेती थी। बहुत अच्छा। जैसा मैं उनको एंडोर्स करूंगा, मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब जब मैंने डाउन टर्न देखा है लाइफ में, उस समय सीखने को ज़्यादा मिला। लेकिन जब डाउन टर्न होता है कई बार इंसान घबरा जाता है और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। तो मेरा इतना ही था कि मैंने कॉन्फिडेंस अपना कभी लूज़ अपने आप में नहीं किया। अपने ऊपर विश्वास था कि मैं अल्टीमेट कामयाब होऊंगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ें मदद करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पहली बार मैंने लाइफ में एक्सपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट बनाया। एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट एलसी आई थी रशिया से, उसके अंदर करीब 120 कंडीशंस थी कि वो फुलफ़िल होंगी, इतने डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बैंक उसको नेगोशिएट करके पैसा देगा। अब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार वो किया था। तो हमारे लोग भी घबरा गए। उन्होंने देखा तो बोले, साहब एक एक्सपर्ट को लाते हैं, उसको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा एलसी का डॉक्यूमेंट भरने के लिए। अरे मैंने बोला, भाई ये 1981 की बात है। मैंने कहा 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा वो देने को? नहीं, अपने पास 5 लाख नहीं। हम बैठ गए, स्टेनो को बिठाया, एक एक चीज़ पढ़ते गए, अपनी अक्ल से जो समझ में आया वो करते चले गए। कई जगह लिखा था, यू हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट दैट दिस राइस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया और समथिंग एल्स। अब वो सर्टिफिकेट कौन देगा, वो तो उसमें लिखा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, अपनी कंपनी का बनाओ सर्टिफिकेट, उस पर साइन करूँगा मैं। हमने बना के वो डॉक्यूमेंट ले गए। एंड मुझे आज भी वो दिन याद है और खुशी भी होती है कि एक 10वीं क्लास आदमी पहली बार जो एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट बना रहा है,
कोई गलती बैंक वाले ने नहीं निकाली। मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको खुद को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी ये काम शुरू करने के लिए, लेकिन जब आपने टीम बनाई होगी तो वो आपने टीम कैसे बनाई? क्योंकि वो महिलाएं भी ज़्यादातर उसी बैकग्राउंड से थी जहाँ पे उनको काम के लिए नहीं भेजा जाता होगा। नहीं, मेरी टीम तो अपने आप बनती चली गई है। मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग आते गए और जो जिस लायक होता था मैं 10 दिन 8 दिन उनसे काम करवाती हूँ और उनकी जैसी स्किल होती है मैं उनको उसमें सेट करती हूँ। मेरे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या अनपढ़ हो या MBA हो। मेरे पास अपना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे पास कोई भी आ जाए मैं उसे काम सिखा सकती हूँ और उससे वो काम ले सकती हूँ जो मैं लेना चाहती हूँ। वेरी गुड। सुमन जी, आप इस शो पर आए, हमारी शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको, उनसे क्या कहना, मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी प्यारे बहनें और भाई और जो भी मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि असफलता के बारे में मत सोचो। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो अपनी एक सोच बनाओ और सोच बना के काम करना शुरू करो, क्योंकि सोच ही आपको वो बना सकती है जो आप बनना चाहते हो। डर को जाने दो। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका यहाँ पर आने के। जी बताइए, कौन शेयर करना चाहेगा कि क्या सीखा आपने आज के इस डिस्कशन से? What is creativity and what is the meaning of it? What is the benefit of it? One thing I want to say, the best thing about creativity is that it's limitless. Be it a painting or a poetry or an article, anything. We learn marketing management here. Creativity is a big part of that. I think the best part is that there is no limit. It's boundless creativity. Very good. Creativity is boundless. Yes, this is the lesson he has learned. Yes? Sir, the whole show was very interesting, but the one thing that I loved the most was when you said that failure is when you accept it. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप फेलियर नहीं हो, जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उस दिन फेलियर हो. So that was very nice. Very good. According to me, creativity is achieving the optimal goal, and that can be achieved only by living in present. That's it. Creativity comes when we want to live, not to survive, and for that we need to take risks. आज मैंने सीखा जो हमारे श्री कृष्ण जी ने भी हमें सिखाया है कि कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत रखिए. जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे वो कीजिए और खुल के जिए. Very good. Thank you. चलिए, तो आज मुझे भी बड़ी खुशी है कि जितने भी आपने जवाब दिए, मुझे लगता नहीं कि मुझे सम अप करने की आवश्यकता है. आपने बड़ा ठीक समझा. And once again, I am grateful to Professor Sharma and his team to have introduced me to such a brilliant students. Thank you very much. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं. बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर.